भारत ने वादा करा था कि जब वो G20 का प्रेसिडेंट बनेगा या G20 को लीड करेगा एक साल के लिए, तो भारत बात करेगा ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ में इस तरीके की बॉडी है जो कि टोटली फ्रॉड है। उसका नाम है सीक्स फॉर जस्टिस, लेकिन इसका जस्टिस से इंसाफ। गलती हो गई, हमने इस दुनिया में जन्म लिया, गलती हो गई कि हमने एक देश बनाया। बोलो पाकिस्तान तुम्हें क्या चाहिए? दरवाजे की घंटी दबाना बंद कर। लोग आए, उसको ठोक दिया। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये कौन है जिसने निज्जर को गोली? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक बम फोड़ दिया और पूरी दुनिया अफरा तफरी में कि हुआ क्या। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला तो बोला क्यों, आखिर बात क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बोला है कि जो G20 का इंडिया में अब समिट होने वाला है, आपको पता है कि इंडिया इज नाउ हेडिंग G20 फॉर दैट 1 ईयर। जो ये साल है 2023 का, उसकी सदारत, उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है G20 की। मोदी जी ने यह बोला है कि अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 55 देश हैं, 55 देश अफ्रीका के, उनको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए G20 की, परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए G20 की। अच्छा, ये G20 क्या है दोस्तों? G20 एक ग्रुपिंग है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की, जो तरक्की कर रहे हैं और तरक्की जो कर चुके हैं उन देशों की, जिसमें जैसे 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ऐसे कुछ आंकड़े दिए जाते हैं उनके बारे में। यानी कि अमीर तरीन जो देश हैं दुनिया के या तरक्की याफ्ता देश हैं, उनकी एक ग्रुपिंग है G20। अब मोदी जी ने ऐसा करा क्यों? ये अफ्रीका का चक्कर कहां से आया? अफ्रीका में ज्यादातर देश जो हैं वो गरीब हैं, ज्यादातर देश हैं जिनकी इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। मिनरल रिसोर्सेज में बड़ा रिच है अफ्रीका। अफ्रीका में तेल भी है, अफ्रीका में सोना, चांदी, हीरे, मतलब आप कॉपर, आयरन, आप जो चाहें अफ्रीका की जमीन में है। मिनरल तौर पे, मिनरल रिसोर्सेज के तौर पे अफ्रीका बहुत अमीर है। लेकिन यह कारण नहीं है जिसकी वजह से मोदी जी ने यह बोला है कि अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दो G20 की। उन्होंने इसलिए बोला है, इसमें 2-3 कारण है, मैं आपको बताता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। पहली बात तो दोस्तों, भारत ने वादा करा था कि जब वो G20 का प्रेसिडेंट बनेगा या G20 को लीड करेगा एक साल के लिए, तो भारत बात करेगा ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ में वो सारे ममालिक हैं ज्यादातर जो कि गरीब हैं, जिनकी आवाज नहीं है। मोदी जी ने बोला था, तुम नहीं बोल पाते, मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा। तुम्हारी कोई नहीं सुनता, मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा। यूनाइटेड नेशंस में तुम जाते हो, तुम बोलते हो, तुम्हें वक्त मिलता है बोलने का, लेकिन तुम्हारे बोले का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत बोलता है तो फर्क पड़ता है। तो भारत तुम्हारे लिए बोलेगा। भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बोलेगा, और इसका काम दोस्तों बहुत पहले शुरू हो गया था। आपको याद है जब वैक्सीन की बात हुई थी ना, वैक्सीन में क्या बोला था मोदी जी ने? भारत वासियों को हम लगाएंगे वैक्सीन, लेकिन हम दुनिया भर में वैक्सीन देंगे। जो देश अफोर्ड कर सकते थे उनको बेचा, जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे उनको मुफ्त में वैक्सीन दी। लेकिन दुनिया में 100-150 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनके पास वो वैक्सीन पहुंची, और वो सब के सब भारत को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया हमारे लिए, मोदी जी ने लीडरशिप दिखाई है। तो दोस्तों, ये खेल जो है ना, ये क्या है? एक डिप्लोमेटिक, जिसको कहते हैं एक आउटरीच है भारत का अफ्रीका के लिए। अफ्रीका इग्नोर रहता है यार, अफ्रीका को ना कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं। गरीबी है, सिविल वॉर है, वहां पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कभी युगांडा में कुछ हो गया, कभी कीनिया में कुछ हो गया, कभी तंजानिया में कुछ हो गया, कभी ये मारकाट। अच्छा, डिक्टेटरशिप बहुत है वहां पे। तो यार सब लोग बड़े परेशान से रहते हैं अफ्रीका से, लेकिन लोगों की नजर भी रहती है अफ्रीका में। चाइना बहुत बड़ा गेम अफ्रीका में खेल रहा है इन्वेस्टमेंट से। भारत ने क्या करा? भारत ने यह बोला कि 55 देश जो हैं अफ्रीकन यूनियन के, उनको मिला लो G20 के अंदर। उससे क्या होगा दोस्तों? सबसे पहली बात, जैसा मैंने बोला, ग्लोबल साउथ का वादा भारत पूरा कर रहा है। जो मोदी जी ने प्रॉमिस करा था वो पूरा कर रहा है। और अब भारत ने सबको चिट्ठियां लिख दी हैं, जो G20 के मेंबर्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी सबको जा चुकी है कि मैं ये चाहता हूं कि ये बन जाए, अफ्रीकन यूनियन के 55 देश जो हैं ये परमानेंट मेंबर बन जाए G20 के। इनका बड़ा भला हो जाएगा। पहली बात तो ये उन्होंने बात अपनी बोल दी। दूसरी कारण जो है, जो मुख्य कारण है दूसरा, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। क्योंकि जब भारत कुछ भला करना चाहता है, चाइना अपनी टांग अड़ाता है। जब भारत कुछ करना चाहता है, चाइना अपनी टांग अड़ाता है। तो भारत की डिप्लोमेसी के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना दोस्तों। और तीसरा मुख्य कारण यह है कि भारत लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था ना, लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ की तरीके से भारत चाहता है कि दुनिया उसको पहचाने। यानी कि भारत, जैसा मैंने बोला था, उन देशों की आवाज बनेगा जिनकी आवाज कभी किसी ने सुनी नहीं, जिनका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। वो सिर्फ नाम के तौर पे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है, उनके बारे में कोई बातचीत नहीं करता, उनके बारे में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती, उनके बारे में, मतलब वो बस
उनके यहां सिविल वॉर है, गृह युद्ध है, तो चलता चला जा रहा है, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। भाई इनके लोगों का फ्यूचर कौन देखेगा? चाइना को मतलब नहीं है, चाइना कहता है पैसे लाओ, चाइना को बस इससे मतलब है। अमेरिका कहता है तुम मार्केट कितना बड़ा हमारे लिए ये समझाओ यार जरा, क्या तुम हमारे हथियार खरीद सकते हो, क्या आप तुम हमारा सामान खरीद सकते हो, ये बात करता है। रशिया अपने अलग हो गया, रशिया अपने मुसीबतों में फंसा हुआ है वहां पे यूक्रेन के साथ। तो दुनिया में बचा कौन जो इन गरीब देशों के बारे में बात करेगा? इन गरीब देशों के बारे में बात करेगा भारत। और भारत कहता है कि हम साथ में मिलकर आपके बारे में, ये जो बड़े बड़े देश है ना, आपका अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, ये सब बड़े बड़े जो देश हैं जो G20 का हिस्सा हैं, उनके सामने हम आपकी वकालत करेंगे, हम आपकी बात रखेंगे उनके सामने। तो ये मोदी जी का जो वचन था, मोदी जी ने उसको पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है। और मुझे लगता है कि भारत के लिए अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, जो कि मुझे लगता है हो जाएगा, भारत के लिए दोस्तों एक बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी, बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक विक्ट्री। और चाइना किलसेगा, मान के चलिए, चाइना ना, दैट वन, चाइना बहुत किलसेगा दोस्तों। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के सरे शहर में, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया का हिस्सा है, उसको गोली मार दी किसी ने। अब किसने मारी किसी को कुछ नहीं पता। लोग आए, उसको ठोक दिया, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये कौन है जिसने निज्जर को गोली मारी? निज्जर हिस्सा था सिक्स फॉर जस्टिस का। और जो भी ये कनाडा में भारतीय हाई कमीशन या कॉन्सुलेट्स पे हमला हुआ, अटैक हुआ, इसका हाथ वहां से जुड़ा हुआ था। सिक्स फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इस तरीके की बॉडी है जो कि टोटली फ्रॉड है। उसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस, लेकिन इसका जस्टिस से, इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। ये टेरर एक्टिविटीज प्रमोट करते हैं, ये टेररिज्म को फंड करते हैं। और निज्जर को किसी ने ठोक दिया। इसके पहले परमजीत सिंह पंजवार, ये भी एक बहुत बड़ा खालिस्तानी लीडर था, कमांडो फोर्स, पता नहीं किस, इसको लाहौर में किसी ने मार दिया। अभी तक ये पता नहीं लगा कि इसको लाहौर में कैसे मार दिया। भाई ये तो पाकिस्तानी ISI का लाडला था, उनका गोद लिया बच्चा था, उसको लाहौर में किसी ने गोली मार दी। ठीक है। अवतार सिंह खांडा वो बंदा था जिसको कुछ दिन पहले अचानक पता नहीं कैसे उसको अचानक से हार्ट अटैक हुआ और वो खत्म हो गया। ठीक है। अवतार सिंह वो था बंदा जिसने यूके में, इंग्लैंड में जो भारत का हाई कमीशन था, उसका झंडा नीचे उतरवाया था। उसने वो लीड कर रहा था, उसने भीड़ इकट्ठा करी थी और भारत के खिलाफ गंदे गंदे नारे। और फिर हाई कमीशन के उधर ऊपर चढ़ के एक बंदे ने जो तिरंगा उतारा था ना, वो ही वॉज दैट गाय, इसने करवाया था ये सब। अब ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, इसको किसी ने ठोक दिया। इसके पहले भी कई सारे खालिस्तानियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो चुकी है और कई सारे खालिस्तानी, अब खालिस्तानी ये कह रहे हैं इंडिया ने करवाया, इंडिया की एजेंसीज ने। मुझे नहीं लगता इंडिया की एजेंसीज ने सब कुछ करवाया, सब झूठ है यार। देखिए, हम गांधी के देश के लोग हैं, ठीक है। हमें बापू ने क्या सिखाया था? हमें बापू ने यह सिखाया था कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल दे देना। तो वी आर पीसफुल पीपल। पीसफुल भी क्या, मैं तो कह रहा हूं यार, हार्मलेस पीपल यार। हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते, ठीक है। हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। देखिए, बात ये होती है कि जो पैदा होता है उसको मरना है। हम सब लोग एक दिन इस दुनिया से जाएंगे। अब खालिस्तानी मर गया तो इसमें इतना हल्ला करने वाली क्या बात है साहब कि खालिस्तानी मर गया, ये हो गया, इंडिया की साजिश है, ये साजिश है। वो गलत है यार, किसी की कोई साजिश नहीं है। उसकी दुश्मनी होगी, उसने मार दिया। लाहौर में उसकी दुश्मनी होगी, उसने मार दिया। उसके पहले कोई हैप्पी करके था, खालिस्तानी ड्रग डीलर, वो भी पाकिस्तानी, पंजाब में, आई थिंक लाहौर के आसपास ही कहीं, हैप्पी को अनहैप्पी बना दिया किसी ने, उसको ठोक दिया। तो ये 1-2 साल से काम हो रहा है और ये काम और तेजी पकड़ रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी आपसी साजिश, आपसी दुश्मनी का है। भारत का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, खासतौर से खालिस्तानियों से। देखो यार, ये तो किस्मत है ना, जिंदगी और मौत, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन जो इंग्लैंड में हमारे हाई कमीशन से आपने तिरंगा उतारा था ना नीचे, यार वो नहीं करना चाहिए था आपको। कुछ चीज़ें माफ़ कर दी जाती हैं, कुछ चीज़ें काबिल माफ़ी नहीं होती। जो आपने उस दिन करा ना तिरंगे के साथ, दोस्त, इसकी ना कोई फरियाद बनती है, इसका ना कोई रहम बनता है, ना इसकी कोई माफ़ी बनती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। भगवान सारे खालिस्तानियों को बहुत लंबी उम्र दे, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन ये आपने जो कर दिया ना, ये कोई माफ़ नहीं करेगा। दिस इज़ अनफॉरगिवेबल। तिरंगे के साथ नहीं करना चाहिए था आपने। बाकी ठीक है, आपको हाई कमीशन के सामने हाय लारी लप्पा जो करना करो यार, वो तुम्हारा हक है। जहाँ पे तुम रहते हो देश तुम्हें हक देता है। लेकिन यार, तिरंगे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। ये जो तिरंगे के साथ तुमने करा ना, बाय गॉड यार, यहाँ पे ना टच कर गया यार, ये टच कर गया भाई।
दोस्तों, जो दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये 2 दिन से चर्चा कर रही, तो मैंने इसके बारे में पता लगाया, मैंने पढ़ा, मैंने कुछ लोगों से बात भी करी और काफी लोग इसको वेलकम कर रहे हैं। ये क्या है भारत में कि 3 थिएटर कमांड बन जाएंगे। अब थिएटर कमांड जॉइंटमैनशिप की बात जनरल बिपिन रावत जब हमारे सीडीएस हुआ करते थे तब से बात चली आ रही है उसकी, और उसके पहले से भी बात तो खैर कई दशकों से चल रही है इसकी। लेकिन जब जनरल बिपिन रावत सीडीएस बने उसके बाद ये पूरा प्रोग्राम शुरू हुआ है। अब जनरल अनिल चौहान है, जनरल अनिल चौहान ने इसको और आगे धक्का दिया है। 3 थिएटर कमांड बनने के लिए तैयार हैं। मैं आपको संक्षिप्त में थिएटर कमांड्स के बारे में बताऊंगा, ये स्टोरी क्या है थिएटर कमांड की, भारत को चाहिए क्यों, और कौन कौन से देश हैं जिनके पास थिएटर कमांड है, और हमारे थिएटर कमांड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध के रखिए दोस्तों। सबसे पहली चीज है हमारे नदर्न बॉर्डर्स विद चाइना। एक थिएटर कमांड देखेगा नदर्न बॉर्डर्स विद चाइना, राइट। इसमें नॉर्थ भी है और चाइना ईस्ट में भी है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, इधर तो इसमें ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है ये कहती है नदर्न बॉर्डर्स, पर मैं कहता हूं नदर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर्स विद चाइना। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटेंशन होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें लिखा है वेस्टर्न फ्रंट विद पाकिस्तान, और तीसरा लिखा है अ मैरिटाइम कमांड इन पेनिनसुलर इंडिया। तो ये जो है मैरिटाइम कमांड पेनिनसुलर इंडिया यानी कि साउथ इंडिया, वहां पे वो पूरा एरिया अपने समुद्र का एरिया आपका नदर्न कमांड, और ईस्ट में अपनी तरफ से कह रहा हूं ईस्टर्न कमांड जो चाइना के साथ है, और वेस्टर्न कमांड 3। और भी कई सारे कमांड इसमें बनने थे जो कि बन रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों, ये इसलिए जरूरी है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ मिलकर लड़ना शुरू करें। तीनों अपने काम में माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एयरफोर्स अपने काम में टॉप है, नेवी अपने काम पे टॉप है, और इंडियन आर्मी अपने काम में टॉप है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया इनका लोहा मानती है। लेकिन बहुत जरूरी है, सरकार का यह मानना है और फौजी सीनियर जो अधिकारी हैं उनका भी मानना है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऐसे बन के लड़ा एक साथ, तो उससे कई चीजों का फायदा होगा। एक तो जो आपकी शक्ति है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, पहली चीज। जो दूसरी चीज, हम लोग जो खर्चा करते हैं, जो डुप्लीकेशन हो जाता है, वो हमारा खर्चा बचेगा, तो वो पैसा हम नए असला, नए बारूद, नए हथियारों में, नई टेक्नोलॉजी में, नए इक्विपमेंट, नए प्लेटफॉर्म्स में खर्च कर सकते हैं। और तीसरा इसका बहुत बड़ा फायदा है, जो इंटीग्रेशन होता है ना, उससे क्या होता है, इफेक्टिवनेस आपकी बढ़ती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। इसमें 2-3 बातें और थी जो मैं आपको अभी, दोस्तों ये एयर डिफेंस कमांड की बात की जा रही थी। एयर डिफेंस कमांड, एयर डिफेंस यानी कि ऊपर से कोई मिसाइल आए या ऊपर से कोई हवाई जहाज आए हमला करने के लिए, तो उसके खिलाफ एक कंबाइंड एयर डिफेंस कमांड। तो एयरफोर्स की तरफ से काफी ऑब्जेक्शन था, और एयरफोर्स के ऑब्जेक्शन को नोट करा गया है और एयरफोर्स के ऑब्जेक्शन को माना गया है। एयरफोर्स ने बोला है कि साहब देखिए, ऐसा है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, जो हम चाहते हैं फायदा है, फायदा नहीं होगा, हमें नुकसान हो जाएगा। और एयरफोर्स का ये कहना है कि एयर डिफेंस और ऑफेंसिव एयर मिशंस, एयर डिफेंस यानी कि दुश्मन से बचना और दुश्मन पे हमला करना, ये एक दूसरे के पूरक हैं। आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते लड़ाई में, आप इनको अलग थलग नहीं कर सकते। ये एयरफोर्स का आर्ग्यूमेंट है, और मुझे लगता है, जितनी मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, एयरफोर्स का आर्ग्यूमेंट वैलिड है। तो अब सरकार ने बोला है कि ठीक है साहब, इसको हम फिलहाल के लिए एयर डिफेंस कमांड को हम रद्द करते हैं, इस प्रपोजल को, और जितने भी एयर एसेट्स हैं वो एयरफोर्स के पास ही रहेंगे। फिक्स प्लेटफॉर्म है, रोटरी है, मतलब दुनिया भर के एयरफोर्स के पास तो तामझाम है, वो सब एयरफोर्स के पास ही रहेगा। एक और बात बता दूं, हमारे 42 स्क्वाड्रन्स ऑथराइज्ड हैं। हमारे पास आज की तारीख में सिर्फ 31 हैं, हमारे पास 11 स्क्वाड्रन्स कम है दोस्तों। अगर कल लड़ाई होती है ना, एंड वी आर ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर अ 2 फ्रंट वॉर, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, यही हमारे दुश्मन है। हमें अभी 11 स्क्वाड्रन्स हमारी कम है। एयरफोर्स का कहना है यार हमारी वैसी स्क्वाड्रन कम है, आप और बांट दोगे तो इसकी इफेक्टिवनेस और एफिकेसी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो दोस्तों, एक तो ये बात है, ये जो स्क्वाड्रन की कमी है ये मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, इसकी स्टोरी क्या है, कितने सालों से इसको निगलेक्ट करा गया, अब जाके वो राफेल आए और अब जाके कह रहे हैं कि तेजस में भी चाबी दो और तेजस भी आगे बढ़ाओ। तेजस बहुत पहले का प्रोग्राम है, आज का नहीं है, लेकिन अब तेजस में जान फूकी गई है, और भी 10 और चीजें ली जा रही हैं बाहर से, अंदर से, आत्मनिर्भर भारत, ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल के लिए 3 कमांड की बात हो चुकी है, 3 कमांड अप्रूव हो चुके हैं, नदर्न, वेस्टर्न और मैरिटाइम। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान से है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पाकिस्तान का मेंशन कहीं ना करें। पाकिस्तान ने बोला अंडर प्लान बी पाकिस्तान टू सीक 3 to 4 बिलियन फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज, यानी कि कीपिंग इन व्यू द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंटिन्यूड डेडलॉक विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पाकिस्तान $1 अरब के लिए भीख मांग रहा है IMF से। अब पाकिस्तान ये कह रहा है यार वो तो मिल नहीं रहा, अब हम क्या करें। एक जमाने में प्लान बी था ना, याद है मैंने आपको बताया था कुछ 4-5 दिन पहले प्लान बी, और मैं उनको बोल भी रहा था कि साहब पाकिस्तान ने बोला प्लान ए है कि हम मांगेंगे, और प्लान बी है कि हम मेहनत करेंगे, खून पसीना बहाएंगे। इशाक डार ने बोला था कि प्लान
प्लान ए जो है हमारा सबसे बड़ा प्लान जो पाकिस्तान का है वो मांगने का है, सबसे हम भीख मांगेंगे, और प्लान बी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खुद मेहनत करेंगे। और मैंने ये भी बोला था कि भाई साहब एक मेहनत करने वाला प्लान ए होना चाहिए और मांगने वाला प्लान बी होना चाहिए, यानी कि मांगने वाला प्लान होना ही नहीं चाहिए, बट पाकिस्तान के लिए भी कम से कम प्लान बी तो हो। तो पाकिस्तानियों ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम मेहनत प्लान बी में करेंगे, अगर नहीं पैसा मिला भीख मांग के तो हम। अब ये और बात कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि प्लान ए है मांगने का और प्लान बी है जोर जोर से मांगने का। The Q Block, Ministry of Finance, is contemplating all available options to bridge financing from bilateral friends to avert looming crisis on its external accounts in case the 9th review is not completed. It should be noted that IMF program is scheduled to expire on June 30th. अब ये प्लान बी सुनिएगा ध्यान से, प्लान बी जो है ये तब चालू करा जाएगा जब 9th रिव्यू फेल हो जाएगा IMF का, और दिस अरेंजमेंट इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन, यानी कि ऐसे मुल्क ढूंढो, ऐसे दोस्त ढूंढो जो तुम्हें और पैसा दें। यानी कि प्लान ए मांगो, प्लान बी जोर जोर से मांगो, ठीक है, और मांगो, मांगते रहो कि थक के कोई बोले यार ये लो पैसा, यार बख्शो हमारी जान, बख्शो भाईजान, गलती हो गई, हमने इस दुनिया में जन्म लिया, गलती हो गई कि हमने एक देश बनाया, बोलो पाकिस्तान तुम्हें क्या चाहिए, दरवाजे की घंटी दबाना बंद करो, दरवाजा खटखटाना बंद करो, ये लो यार $1-2 बिलियन, साड़ी जान छो यार, दैट्स इट। तो दोस्तों ये अभी तक बात है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में दोस्तों, जिसका नाम है आस्क मेजर। ये एक जो भाई देखते हैं हमारा प्रोग्राम, जो क्वेश्चंस पूछते हैं, उन्होंने नाम दिया आस्क मेजर, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आस्क मेजर आपने नाम दिया है, वो #आस्क मेजर हम लोग रोज चलाएंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर्स पे दोस्तों। तो दोस्तों हम आते हैं आस्क मेजर पे। संतोष वॉरियर ये हैं, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा, संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ना थोड़ा सा शॉर्ट करिए, क्योंकि आपने पूरा एक निबंध यहां पे लिखा है। तो आपने लिखा है कि आई एम ग्लैड यू रीस्टार्टेड योर Q&A सेक्शन। फिर आप कहते हैं कि अफ्रीकन पॉलिटिक्स अपीयर्स टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम, चाइना हैज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज बाय डेकेड्स, डू यू थिंक अ फोकस ऑन सॉफ्ट पावर, वैक्सीन डिप्लोमेसी, UN ट्रूप्स, कल्चर, बिल्डिंग स्कूल्स वुड ट्रांसफॉर्म दिस एबिलिटी टू पुश चाइनीज इनटू सेकंड स्पॉट? ओके, मैं ये कहना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि जो हम चाइना की बात इन्होंने करी है संतोष जी ने, और बोला है कि साहब चाइना में जो कर रहा है, चाइना को फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, चाइना पहले पहुंच गया था, और जो हम चाइना में कर रहे हैं, ठीक है, क्या उससे चाइना सेकंड प्लेस पे आ जाएगा? देखिए संतोष जी, इसमें कोई सेकंड और फर्स्ट प्लेस नहीं होती, ठीक है। चाइना का मामला अलग है, हमारा मामला अलग है। चाइना लोगों को, ये बात नहीं कि चाइना सिर्फ चेकबुक डिप्लोमेसी करता है, चाइना किसी पे एहसान नहीं कर रहा, राइट। जैसे हमने युगांडा में बोला कि हम फ्रेश वाटर लगाएंगे, हमने किसी और देश में बोला हम आपके लिए रेलवे लाइंस बनाएंगे। ये चाइना जो प्रोजेक्ट्स लाता है, चाइना कभी ऐसे प्रोजेक्ट नहीं लाता जिससे आवाम को, आम आदमी को भला हो, जिसका, जैसे पाकिस्तान में उसने पता नहीं ऐसे रोडें बना दी जिसमें गाड़ियां चल नहीं रही, तेल है नहीं पाकिस्तान में, रोडें ऐसी बना रखी हैं जैसे पता नहीं क्या सिंगापुर बन गया होगा, और उसका पैसा पाकिस्तानियों को देना है। तो पाकिस्तानी बड़े खुश हो जाते हैं, सेल्फी लेके, देखो हमारे यहाँ इतनी अच्छी रोडें हैं, इतनी एशिया में तो ऐसी अच्छी रोडें नहीं है। उनको यही नहीं पता कि वो रोड किसको बिलोंग करती है, वो चाइनीज़ ने बनाई रोड और चाइनीज़ ने चंपत कर ली। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें ऐसा कुछ चाइना के साथ हम लोग कुछ कंपटीशन कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन सॉफ्ट पावर ये है कि लास्टिंग और एंड्योरिंग चीज़ें होती हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग इंडियन मिलिट्री अकेडमी में ट्रेन करते हैं, IMA देहरादून, OTA चेन्नई में ट्रेन करते हैं वो लोग, तो ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो हमारा काफ़ी डीप इम्पैक्ट है उन देशों में, तो हमें इसको कभी कम नहीं समझना चाहिए, और वो हम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं वहाँ पे। और चाइना के साथ हाँ एक किस्म से कह भी सकते हैं कि कंपटीशन है, और वो चलती रहेगी। लेकिन इट्स नॉट कि चाइना ने इतना करा, चाइना ने 100 अरब करा तो भारत 200 अरब करेगा, नहीं। इम्पैक्ट क्या है, हमें इम्पैक्ट देखना है, हमें वो अमाउंट नहीं देखना, क्योंकि चाइना कर्ज दे रहा है, हम कर्ज नहीं दे रहे वहाँ पे। दूसरा सवाल है, नुपुर जी हैं शिकागो से। नुपुर जी कहती हैं, नमस्कार मेजर आर्या। नमस्कार नुपुर जी, माय क्वेश्चन इज व्हाई इंडिया नेवर ब्रिंग्स अप द क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटी जेनोसाइड एंड अब्यूज इन US against Native American and in Europe against the other polytheists like Roma people. Throughout US, Canada, Native Americans are brutally murdered, enslaved, kids removed from family. This continues today. Native Americans go missing every day, never to be found. नुपुर जी, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि आजकल भी ऐसा हो रहा है। मुझे लगता था पास्ट में होता था, आजकल नहीं हो रहा है कि नेटिव अमेरिकन गर्ल्स आजकल भी वहाँ से गायब हो रही हैं। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। भारत क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहा, भारत क्यों नहीं आवाज़ उठाता, ये हाँ, ये हमारी एक कमी, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में हमें आवाज़ उठानी चाहिए, और जो वहाँ पे किलिंग्स होती हैं, गन वायलेंस होता है, उसके बारे में हमें आवाज़ उठानी चाहिए। स्कूल में बच्चों को मार दिया जाता है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और हमें भी अमेरिका से ये पूछना चाहिए कि भाई तुम जो ज्ञान बांटते हो दुनिया को, तुम्हारा क्या है? अपने भी गरेबान में झांक के देखो। आई एग्री विथ यू। तीसरा है अमेया वाइकर।
Hello, Major Saab. Jai Hind. I've been following you since quite some time. My question is, with India aggressively launching two INS, आपका aircraft carrier से मतलब है आपका? Working a lot in defense and military, planning to deploy these fleets in large numbers. Is India planning someday really big? नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए कि मैं ये नहीं कहता कि इंडिया इज प्लानिंग समथिंग बिग. एस्पिरेशंस बिग हैं हमारे, सपने हमारे बड़े हैं. और मैं आपको बता दूं कि भारत ये इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत की पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं दुनिया भर में, और भारत को खतरा भी है, और भारत एक सुपर पावर बनना चाहता है. सुपर पावर बिना एक स्ट्रांग मिलिट्री के आप बन नहीं सकते. आप इकोनॉमिकली कितने भी बड़े 30 मार खान बन जाए, भारत एक दिन थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, विदाउट अ स्ट्रांग मिलिट्री यू आर नथिंग. भाई बहन होए न प्रीत, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप. तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का एपिसोड देखने के लिए. और एपिसोड अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय.